पुलिस फोर्स में ऐसे कई लोग थे जिनके यहाँ बैच नहीं लगा हुआ था, मतलब वो पुलिस नहीं थे। कई लोग ऐसे थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, लाठियां लेकर आए थे। कौन थे वो पुलिस तो है नहीं। और वेशभूषा भी आप देखिए, या फिर सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं ऊपर तक जा पहुंचे, तो अगर आप जाते जाएं तो आखिर में इशारा ऊपर तक जाएगा, होम मिनिस्टर तक जाएगा, मिनिस्टर तक जाएगा। उसके बगैर ऐसे क्रूर फैसले नहीं लिए जा सकते। जब तक ये सरकार है, ये जनरेशन जानती है कि उसकी जो उसका भविष्य है वो अंधकारमय है। आरएसएस वैसे भी लोकतंत्र में नहीं मानती, राजाशाही में मानती है। तो गोली चलवाना वगैरह वगैरह तो इनके लिए क्या है। स्त्रियों के बारे में जो आरएसएस के केरल के जो व्यक्ति ने बात कही, वो तो उनकी विचारधारा से मेल खाती है। साथी नमस्कार। बीता हफ्ता भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही इवेंटफुल रहा है, या फिर कहें कि एक दुखद इवेंट रहा है। इनमें कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें, सब कुछ मिला जुला सा रहा। छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई और उन्हीं छात्रों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया और सरकार को पहली बार बैकफुट पे ला करके अकाउंटेबिलिटी तय की गई। लेकिन उसी सरकार के लिए गए फैसले क्वेश्चनेबल नजर आ रहे हैं। छात्रों के ऊपर ना सिर्फ लाठियां चलाई गई बल्कि AK-47 तक तान दी गई, और तो और पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजधानी में किया गया। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक तरह की आइडियोलॉजी है जो कि इस वक्त की सरकार में, इस वक्त की केंद्र सरकार में बैठी हुई है और तमाम राज्यों की सरकार में बैठी है। वो आइडियोलॉजी आरएसएस तक ट्रैवल करती है। आरएसएस इस पूरे प्रकरण में क्या रोल प्ले करती है और सरकार का इस पर किस तरीके का रुख रहा है, इसी सब के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम पुनियानी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बोलता हिंदुस्तान पर। सर, सबसे पहले तो मैं शुरू यही करना चाहूंगा कि छात्रों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया, बदले में सरकार ने उनके ऊपर पैलेट गन फायर करवाए, AK-47 तनवा दी और लाठी डंडे टीयर गैस शेल तो छोटे दिखाई देने लगे। कैसे रिसीव करते हैं इस खबर को? देखिए, मैं इस दुखद घटना को ऐसे देख रहा हूँ कि हमारा जो लोकतंत्र है, विद्यार्थी अपने उसके अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और सरकार जो है वो लोकतंत्र में नहीं मानती और इसको एक चुनी हुई तानाशाही के रूप में सब लोगों ने इसको चित्रित किया है। दुनिया में जो भी डेमोक्रेसी के इंडेक्स वगैरह हैं, उसमें इसको चुनी हुई तानाशाही डिक्टेटरशिप करके ऐसा कहा गया है। क्योंकि जब से आप देखिए कि ये जनता के आंदोलन को एकदम इग्नोर करते हैं, उसको एकदम गहराई से कभी नहीं लेते हैं। किसानों का आंदोलन देखिए, 12-13 महीने तक किसान आए, 700-750 किसानों की मृत्यु हो गई। इन्होंने छू तक नहीं की। जब इनको इलेक्शन नहीं लड़ना था, इलेक्शन लड़ना था तो वो कानून वापस किए। फिर आप देखिए शाहीन बाग जो मुस्लिम औरतें बैठी थी, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गांधी और अंबेडकर और सरदार पटेल का फोटो लेकर बैठी थी। वो केवल एक ही मांग कर रही थी कि हम यहाँ के नागरिक हैं, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और उसको भी सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया। और 20 दिन बाद सरकार ने जो किया, वो एक वहाँ दंगे शुरू हो गए। और उसमें भी, उसके पीछे भी एक तरफ से भड़काऊ जो चीजें थी, अनुराग ठाकुर कह रहे थे गोली मारो, और दूसरे कपिल शर्मा है शायद उनका नाम, मैं नाम भूल जाता हूँ, ये दोनों कपिल मिश्रा। हाँ, तो उन्होंने, कपिल मिश्रा, तो उन्होंने इस प्रकार की गंदी चीजें की कि वहाँ दंगे भड़काए गए। और उसके बाद फिर वो पूरा आंदोलन एक प्रकार से सिमट गया। दंगे हुए, 50-51 लोग मारे गए। तो ये सरकार को लोकतंत्र में उतना विश्वास नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, अन्ना हजारे भी आंदोलन पे बैठे। अब खैर वो एक बहुत फ्रॉड था, देश के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो अन्ना हजारे के आंदोलन के बावजूद सरकार 10वें दिन उनसे बात करने के लिए तैयार हो गई। और उसमें कोई सरकार ने अपना टेढ़ नहीं दिखाया, रोब नहीं दिखाया। तो ये सरकार तो ऐसी है, अपने आप को शायद भगवान का प्रतिनिधि मानती है और लोगों को एक प्रजा के रूप में मानती है। जैसे आप जानते हैं, राजाशाही में राजा होता था, प्रजा होता था, और लोकतंत्र में एक हम नागरिक बन जाते हैं। तो ये नागरिकता को ज्यादा नहीं करती, ऐसा मुझे लगता
सकता है। इसीलिए तो आप देखिए कितने विद्यार्थी वहाँ आए और ये है हमसे जो भी आंदोलन किया पूरी तौर से अहिंसा के रास्ते पे किया। सरकार ने उसके उलट जगह-जगह हिंसा का प्रयोग किया और जो भी तकलीफ दे सकते थे इन लोगों को हमारे हमारे लड़के बच्चे हैं, हमारी लड़कियां हैं, तो उनको जितना तकलीफ देना चाहते थे वो पूरी एक क्रूरता से उन्होंने हिंसा का प्रयोग इनके खिलाफ किया। और जैसे अपनी प्रस्तावना में आपने कहा वो पेलेट गन हो या राइफल का डर हो या फिर लाठियां हो और उसमें उन्होंने जो पुलिस फोर्स में ऐसे कई लोग थे जिनके यहाँ बैच नहीं लगा हुआ था, मतलब वो पुलिस नहीं थे। कई लोग ऐसे थे जो यूनिफॉर्म में नहीं थे, लाठियां लेकर आए थे। कौन थे वो? वो पुलिस तो है नहीं। हम्म, और वेशभूषा भी आप देखिए, पुलिस जब शादी वर्दी में भी आती है तो उसका एक आप पहचान सकते हैं हम्म, कि उनका हम्म, शरीर बना और बाल बाल जनरली कटे हुए होते हैं, एक सिस्टम तरीके से वो आते हैं। और ये जो थे जो लाठियां लेकर इन विद्यार्थियों पर फिर पड़े, वो तो एक पुलिस होने की कोई संभावना नहीं है कि भाई शादी वर्दी में पुलिस लगाई गई, वैसी भी बात नहीं है। हम्म, तो पुलिस का रवैया सरकार का रवैया पूरी तौर से एक ऐसा दिखता है जो अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करके विद्यार्थियों के आंदोलन को, विद्यार्थियों की बातों को न सुनने के लिए उन्होंने कितने दिन लगा लिए, दिनों-दिन लगा हम्म, दिए। सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे, तो उनको भी आखिर तक खींच के ले गए। 21 दिन, 22 दिन तक, 21 दिन तक शायद ले गए। तब तक उन्होंने उनसे भी बात नहीं की। विद्यार्थियों के 28-29 दिन हो गए, उस फिर भी उन्होंने मुश्किल से बात की। और पहले दिन तो मुझे शर्म की बात ये आती है कि इनको जब नड्डा जी के यहाँ बुलाया गया बातचीत के लिए, 4 घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ा। लोकतंत्र में ये कैसे संभव है? जो सरकार लोकतंत्र में मानती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। विद्यार्थी पूरी तौर से अहिंसा के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पर चले और सरकार एक तानाशाह के रूप में आई, जिसने इतनी बेरहमी से हमारे अपने नागरिकों को पीटा, जो पूरे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। सर लेकिन जो पेलेट गन चलाने वाली बात है और बिहार में हमने देखा AK-47 तक तान दिया गया। द हिंदू की खबर बताती है कि डायरी एंट्री में ये बात लिखी गई है कि 2 राउंड अलग से इशू करवाए गए थे और चलाए गए थे जिसमें करीबन 4 लोग इंजर्ड हुए जो कि अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आए। ये ऑर्डर कहां से आ जाता है, मतलब ये ऑर्डर देने का एरोगेंस कहां से आ जाता है? देखिए ये ऑर्डर देने के लिए तो एकदम ऊपर से ही आते हैं ऑर्डर। इतनी हम्म, बड़ी चीजों के नीचे के ऑफिसर जो रहते हैं उनके पास मेरे ख्याल से तो पावर नहीं रहता। कई हम्म, बार तो ये होता है कि वो जज से लेना पड़ता है, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है या फिर सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं ऊपर तक जा पहुंचे। तो अगर आप जाते जाएं तो आखिर में इशारा ऊपर तक जाएगा, होम मिनिस्टर हम्म, तक जाएगा, मिनिस्टर तक जाएगा। उसके बगैर ऐसे क्रूर फैसले नहीं लिए जा सकते। हम्म। लेकिन हमने जिस तरीके का इस पूरे प्रदर्शन में देखा, करीबन 36 दिन ये प्रदर्शन चला और एंड में आकर के छात्रों ने अपनी बात मनवा ली। वो सरकार से अपनी बात मनवा ली जिसने आज तक किसी की नहीं सुनी। ना किसानों की समय पर सुनी, ना कि सीए एनआरसी के आंदोलन की समय पर सुनी, और न जाने कितने आंदोलन इस पूरे देश में हुए होंगे। इसमें ऐसा जी क्या डिफरेंस आपको नजर में आया कि छात्रों की, युवाओं की बात 36 दिन में कम से कम सुनी तो गई? देखिए इसमें एक काफी सरल समीकरण है। शुरू हम्म, में लगा कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, पर आप हम्म, देखिए जनता स्तर पर जो भीड़ थी वो बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। दूसरी बात, ये जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। अगर आप राइट। देखिए तो स्वतःस्फूर्त तरीके से पूरे देश में फैल गया। मैं बम्बई का बताता हूँ आपको। बम्बई में हमारा शिवाजी पार्क है, दूसरे एरिया हैं, हम्म, वहाँ लोगों का हुजूम ही था, कुछ कम नहीं था। और जो दूसरे शहरों की भी खबरें हैं, तो सरकार को लगा, जो सही बात थी, सरकार को क्या लगा कि आंदोलन पूरे देश में दावा नल की तरह फैलेगा और हम्म, ये इसको अगर विद्यार्थी इस जनरेशन को हमने इसी प्रकार से आने दिया। और विद्यार्थी देखिए उनको मार भी पड़ रही थी
और वो एंजॉय कर रहे थे। जब लोग ऐसी चीजों को गाना गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, एक दूसरे से अच्छी बातें कर रहे थे, ऐसे हम्म। वातावरण देश भर में फैलेगा। सरकार के विरोध में नारे देगा, शांति की नारे देगा, प्रेम की बात करेगा, तो ये सरकार वो सह नहीं सकती। सरकार को पता था हम्म। सही तरीके से कि आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है, जगह 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 ये फैलेगा, इसलिए सरकार को इनसे बात करना पड़ा। मतलब लगभग सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल समझ में आ रही थी कि अगर मुंबई के छात्र ने दिल्ली के छात्र का हाथ पकड़ा और दिल्ली के छात्र ने बिहार के छात्र का हाथ पकड़ा, तो फिर आपकी सरकार डिस्टेबलाइज होने की सिचुएशन में आ सकती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये इसमें हम्म। खासियत थी कि जैसे किसान का आंदोलन है, किसानों तक सीमित है, एक एरिया में सीमित राइट। है। अब ये विद्यार्थियों का आंदोलन है, जेनजी जिसको बोलते हैं उसका आंदोलन है, पूरे देश में फैल रहा है, ऑटोमेटिक फैल रहा है। हम्म। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्गेनाइज पार्टी है जो कॉल दे रही है कि भाई सड़कों पे आओ वगैरह वगैरह। हो सकता है उन्होंने हम्म। तैयारी के समय, जब उनके 7-8 दिन का टाइम था, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके विद्यार्थियों से बात की होगी, पर इतनी बात तो वो हम्म। कर नहीं सकते। तो ये जेनजी का जो आंदोलन था, और दूसरी बात देखिए, इसका मुख्य कारण क्या था कि ये जनरेशन जानती है कि उसकी जो उसका भविष्य है वो अंधकारमय है। ये भविष्य हम्म। अंधकारमय है, ये जनरेशन हम्म। पहचान चुकी है कि जब तक ये सरकार है, इस सरकार को ना शिक्षा की फिक्र है, ना नौकरियों की फिक्र है, ना गरीबी दूर करने की बात है। ये अपने एक वो सांप्रदायिक एजेंडा को लेकर, कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी जौहर यूनिवर्सिटी को बंद करने के नाम पे अपनी राजनीति चला रही है। तो ये जेंजी बहुत क्लियर हो गया, यानी हमारे युवा विद्यार्थी और युवक, कि ये सरकार वो है, वो सरकार नहीं है जो हमें इस देश में चाहिए। और उनकी जो प्रतिक्रिया थी, उससे सरकार को पहली बार लगा कि ये तो हमारी नींव को हिला के रख देंगे। तो इसलिए उन्होंने आके बातचीत की, ये जो धरना था उसको तुड़वाया। उसके बाद भी उन्होंने बदमाशी, मतलब बदमाशी तो नहीं कहेंगे, और उसके बाद भी उन्होंने जो वादा किया था कि हम किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, केसेस नहीं करेंगे, वो भी किए उन्होंने। तो फिर से इनको हम्म। वार्निंग देने कि आप ये करेंगे तो फिर हम ही फिर से जंतर मंतर पे आएंगे, क्योंकि अभी एक बार तो उनको पता है कि उनके कॉल का रिस्पांस पूरे देश भर में आता है। उनके सही कॉल बात। उनकी, वो फिर से आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने वो जो अपना उनका रेगुलर चीजें हैं कि जो ऐसा आंदोलनों में भाग लेते हैं, उन पे अलग अलग धाराएं डाल के सालों साल तक केसेस उनके ऊपर चलते देना, उनकी जिंदगी को एक प्रकार से उनकी जिंदगी में रोड़ा ले आना, वो करने की सोच रहे थे। पर ये इस आंदोलन ने सही टाइम पर सरकार को वो वार्निंग दे दी कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे, हम फिर से बड़ी संख्या में पूरे देश में आने की कोशिश करेंगे। सर, ये आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद एक रिएक्शन आया आरएसएस के एक नेता की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर मैं पावर में होता तो गोली चलवा देता, गोलियां चलवा देता। और उसके बाद भी एक और घटिया बयान आता है कि जो महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हैं उनका अगर सामूहिक बलात्कार भी होगा तब भी उन्हें उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना घटिया कोई कैसे सोच सकता है? भले ही आप चलिए आरएसएस से हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन मानते हैं, इतना घटिया कोई कैसे सोच सकता है? देखिए, इतना घटनिया घटिया आरएसएस में ही सोच सकते हैं। अगर आप शुरू में इनकी जो रचनाएं हैं, पहले हम्म। इनके जो सर संघ चालक थे, दूसरे सर संघ चालक, खासकर दूसरे सर संघ चालक ने ऐसा लिखा था। अभी जैसे दूसरी बात उन्होंने किया महिलाओं के बारे में, तो जी। सावरकर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी के पितामह माने जा सकते हैं। जी। उन्होंने शिवाजी महाराज की आलोचना की। हम्म। शिवाजी तो एक आइकन है। क्यों आलोचना की? जी। कि शिवाजी महाराज की सेना ने कल्याण के सूबेदार की सुंदर पुत्रवधु, डॉटर इन लॉ, उसको उठा के लाए और शिवाजी महाराज को भेंट की। शिवाजी हम्म। महाराज ने उसको अपनी माँ का दर्जा देकर पूरी इज्जत के साथ वापस किया। तो सावरकर हम्म। बोलते हैं तो बदला लेने का टाइम था, आपने उसको छोड़ दिया। शिवाजी को एक तरफ से आइकन मानते हैं, तो इनकी पूरी विचारधारा में स्त्री जो है वो पुरुष की संपत्ति है, पुरुष की बराबर नहीं है। इसलिए आप देखिए, हम्म। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्वयं शब्द है यहाँ, और औरतों का संगठन है राष्ट्र सेविका समिति। स्वयं शब्द उसमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही तो पुरुषों की वो
पुरुषों का उन पे मक्तेदारी चलना चाहिए, कभी बाप का, कभी पत्नी का, कभी पुत्र का, ये उनकी विचारधारा है। तो उसमें स्त्रियों को तो ये एक दुय्यम दर्जे का मानते हैं। इसलिए स्त्रियों के बारे में जो आरएसएस के केरल के जो व्यक्ति ने बात कही, वो तो उनकी विचारधारा से मेल खाती है। और पहली बात जो है, आरएसएस वैसे भी लोकतंत्र में नहीं मानती, राजाशाही में मानती है। तो गोली चलवाना वगैरह वगैरह तो इनके लिए क्या है, राजा और प्रजा, ये इनका मॉडल है। और हमारा मॉडल क्या है अम्बेडकर वाला, कि हम सब नागरिक हैं। तो नागरिक और प्रजा में जो फर्क होता है वो हमको समझने की जरूरत है, कि हम अपने नागरिक अधिकारों को बचाना चाहते हैं और आरएसएस हमको प्रजा के रूप में बदलना चाहती है, जिसमें राजा का राज और गए 4 सैनिक जाओ इनको खत्म करके आओ, ओवर। यहाँ तो अभी तक तो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था का दिखावा है, थोड़ा बहुत, अभी तो खैर फ्री प्रेस तो नहीं रहा, और उसके बदले इतने अच्छे अच्छे आ गए, जिसमें मैं आपको भी गिनूंगा, जो लोगों की आवाज को समाज तक ले जा रहे हैं। तो ये चैनल्स पहले नहीं थे। मेन मीडिया मरा, मरा मतलब गोदी बन गया, तो आपके जैसे लोग आ गए हैं जो जिन्होंने ये कमर कस ली है कि हम सच्चाई को लोगों तक ले जाएंगे। तो आरएसएस इस बात को प्रधानमंत्री जानते हैं कि अभी उनके खिलाफ जो ओपिनियन बन रही है वो बहुत निम्न स्तर की ओपिनियन बन रही है। ये कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से छुपा नहीं है कि आज पूरे देश में आरएसएस के प्रति, बीजेपी के प्रति बहुत नफरत। तो इसलिए वो इस बार उन्होंने बात चालू की। और ये जो आरएसएस के जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं तो उसी विचारधारा के हैं। अब ये फॉर्चुनेट बात है कि केरल में अपने पैर नहीं जमा पा रहे राजनीतिक तौर से, और सामाजिक रूप से तो उनकी बहुत ब्रांचेस हैं केरल में। मेरे दोस्त, वहाँ बहुत ब्रांचेस हैं आरएसएस की जो इसी चीजों का प्रचार करती रहती है, स्त्री को दुय्यम दर्जे पर लाने की कोशिश। उसको तो खिलाफ नफरत फैलाना उनका काम ही है। तो केरल में भी, केरल के वो सज्जन ने ये बात कही, ऐसी बातें और इनके तरीके कितने लोग बोल रहे होंगे, हम जानते भी नहीं, मीडिया में आया भी नहीं होगा। सही बात। सर, आरएसएस के बारे में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसमें, कि आरएसएस वो संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन खुद को बताता है, करीबन 38 देशों में अपने फंक्शनिंग करता है, अपनी अपनी सब्सिडियरी चलाता है। उन 38 देशों में वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करता है, वो अपना टैक्स रिटर्न भी दिखाता है, अपनी फंडिंग के दस्तावेज भी दिखाता है। लेकिन जिस राष्ट्र के बारे में वो बात कर रहे हैं कि जिसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी राष्ट्र में ना तो रजिस्ट्रेशन, ना ही टैक्स समरी और ना ही फंडिंग का कोई सबूत। देखिए, आरएसएस ने भारत में बहुत चालाकी से क्या किया है, अपने जो मातहत बहुत सारे संगठनों को बनाया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आदिवासी वनवासी कल्याण आश्रम हो, एबीवीपी हो, ये सब के जो मुख्य कार्यकर्ता रहते हैं वो आरएसएस के प्रचारक रहते हैं। तो और ये जो भी काम करता है, अभी दिल्ली में 7 सितारा, 5 सितारा भी नहीं, 7 सितारा इनका ऑफिस बना है, 5 स्टार बड़ी बिल्डिंग बनी है। अब इतनी बिल्डिंग एक संगठन बना रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, ये कैसे हुआ? उनका एक संगठन फ्लोट कर दिया, भाई तुम रजिस्ट्री करो, ये करो, वो करो, और तुम बनाओ, पर बिल्डिंग तो अपनी है, अपनी अपनी मतलब उनका जो हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं उनकी है। तो ये जो का तरीका है आरएसएस ने भारत में अपनाया है वो बहुत चालाकीपूर्ण है। चालाकीपूर्ण ऐसा है कि नीति तो आरएसएस की, और इम्प्लीमेंट करने वाले, उसको लागू करने वाले अलग अलग संगठनों के लोग हैं। किसी संगठन के किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो गया तो आरएसएस तो पल्ला झाड़ लेगा कि हमारा इससे क्या लेना देना भैया, हम तो गोडसे को जानते तक नहीं, उसने गांधी का मर्डर किया, हमको क्यों बोलते हो? वो आया चला गया, इधर था, भले ही आरएसएस की शाखा में उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई, पर हम तो उसको जानते भी नहीं, और गोडसे ने भी कहा मैं लेना देना नहीं है। ये आरएसएस अपनी, अभी जैसे हुआ, अभी उसको बोलना भी ठीक नहीं है। अभी आपको पता होगा 2006 और 2008 के बीच में मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुए, और उसमें कई उसके कार्यकर्ता पकड़े गए, और वो छूट गए हैं, वो बात और है।
सभी अपराधी को सजा नहीं मिलती। ये जी, देखिए, सब अपराधियों को यही सजा बात नहीं है। मिलती। मेरा कहना ये है। तो पर आरएसएस ने कहा हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आए थे चले गए। कितना आसान रास्ता है। रजिस्टर नहीं है तो आप किसी प्रकार की भी सरकारी आलोचना से, सरकारी दंड से बच सकते हैं। मतलब सारी बाध्यताओं से मुक्त हो जाता है यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन हटा करके। खैर सर, आपने मीडिया के बारे में ये बताया। मीडिया से जो मैनेजमेंट करवाने की कोशिश हर बार की जाती थी, किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी बना दिया गया और ज्यादातर मीडिया पोर्टल्स और सामान्य जनमानस में सेट हो गया कि ये तो खालिस्तानी है, खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। फिर सीएनआरसी वाले में कह दिया कि नहीं, पाकिस्तान का एंगल है, ये दंगा फैलाना चाहते हैं। वो भी सक्सेसफुल हो गया, सामान्य जनमानस तक ये बात पहुंचा दी गई। लेकिन इस आंदोलन को कितना ही डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। क्या मीडिया जो काम बीजेपी और मोदी के लिए करता है, वो काम करने में फेल हो चुके हैं, वो परसेप्शन बनाने में फेल हो चुके हैं इस बार? देखिए, एक वो हिंदी में मुहावरा है ना, दर्द का हद से गुजरना होता है दवा बन जाना। ये गोदी मीडिया में इतना निम्न स्तर पे गिर गए कि कोई उन पे विश्वास कर नहीं रहा। और अब आपने देखा, गलत काम हुआ। जंतर मंतर पे एक गोदी मीडिया की एक रिपोर्टर आया, उसको वेलकम नहीं किया गया। वो भी गलत था, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। पर जनता में उनकी निगेटिव इमेज बन गया है कि गोदी मीडिया सच नहीं बताता। लोग टीवी देखते नहीं है, लोग आपके जैसे चैनल्स देखते होंगे, अपने चैनल्स इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं, लोग उनको देखते हैं पर इनको नहीं देखते, क्योंकि अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। तो सरकार ने जो ये बनाया इस बार नैरेटिव विद्यार्थियों के बारे में, वो ज्यादा फैला नहीं। और उससे अच्छा ये विद्यार्थियों की जनरेशन, आपकी जनरेशन, नौजवान जनरेशन, ये तो इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे से जानती है। क्या क्या है उसमें, ट्विटर है, फेसबुक है, और वो क्या है, इंस्टाग्राम, जिसपे आजकल इंस्टाग्राम है। मोदी जी भी आ रहे हैं। तो ये तो उसका उपयोग करके ये जनरेशन अपनी बात पहुंचा रही है। वेरी गुड। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे प्रगतिशील लोगों ने, नई जनरेशन ने अपनी बात को अच्छे से फैलाने की कोशिश की है, और वो बहुत अच्छी बात है। तो तमाम सवाल मैंने समझने की कोशिश की जो सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे थे इस प्रोटेस्ट के दौरान और उस प्रोटेस्ट के बाद जो भी गुणागणित रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जो इस देश को बर्बाद करने में गोदी मीडिया और व्हाट्सएप अंकलों का काम है, उससे ज्यादा बुरा किसी ने नहीं किया होगा। आपके लिए सारी जानकारी को बाध्य कर दिया गया, आपकी सारी जानकारी को दूषित कर दिया गया। जो जानकारी मिल भी रही है वो अडल्टरेटेड है। फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स दीज डेज। और टीवी में तो जो फैक्ट्स बताए जाएं उस पर तो आंख बंद करके भरोसा किया भी नहीं जा सकता। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। होपफुली मैं आपको आगे भी इसी तरह से परेशान करता रहूंगा। परेशान स्वागत है आपका। यू आर वेलकम। जी जी जी। बोलता हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए प्लीज, अगर आपके इसके बारे में कोई भी विचार हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पहुंचा दीजिएगा। और इसी तरीके की चर्चाओं को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।